इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर जिस पर हमारा देश सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है वो है एग्रीकल्चर। आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की फील्ड में एक डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट PhD इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स with a profound understanding of agriculture systems and economics principle। एग्रीकल्चर एफिशिएंसी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी में उनकी एक्सटेंसिव एकेडमिक एक्सपीरियंस ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स एग्रीकल्चर चैलेंजेस को एड्रेस करता है बल्कि इस सेक्टर में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी लाता है। नाउ प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग ऑन स्टेज द डिस्टिंग्विश्ड वन एंड ओनली डॉक्टर सुभाष शर्मा जी। जोरदार तालियां हो जाए टू वेलकम जेंटलमैन ऑन स्टेज। जोरदार तालियां, मोर एनर्जी, कम ऑन एवरीवन, वेलकम सर। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। थोड़ी एनर्जी और बढ़ाने के लिए एक बार मेरे साथ जोर से बोलना है, भारत माता की कम आई आवाज, एक बार और, भारत माता की। थैंक यू। अभी माइक से अनाउंस हो रहा था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं और एग्रीकल्चर पे बोलेंगे, लेकिन विवेक भाई ने जब रात को मुझे फोन किया और बताया कि आपको यहाँ आना है और बोलना है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि डिजिटल इंडिया और भारत की इकोनॉमी में अभी डिजिटलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, इस पर आपको बात रखनी है। तो इसलिए वहीं से बात शुरू करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पिछले साल पाकिस्तान के एक बहुत नोटेड फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, उज़ैर यूनुस। उन्होंने एक इंटरव्यू दी पाकिस्तान के एक यूट्यूब चैनल को, और वो इंटरव्यू पहले पाकिस्तान में वायरल हुई और फिर पूरी दुनिया में वायरल हुई। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो मुंबई गए, अपने मुंबई की विजिट को उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ शेयर किया। उसमें उन्होंने कहा कि शाम को मैं जब मुंबई में गया तो वहां मेरे जो होस्ट थे वो मुझे कचौरी की दुकान पर ले गए कि आपको एक इंडिया की फेमस कचौरी खिलानी। बोले जब मैं वहां गया तो बहुत भीड़ थी। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोग आ रहे हैं, कचौरी खरीद रहे हैं, जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा। बोले मैंने अपने इंडियन फ्रेंड से पूछा कि यहाँ फ्री मिल रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं, सब पैसे दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो किसी को देख नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने राइट साइड इशारा किया कि देखिए वहाँ QR कोड लगा है, लोग स्कैन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। बोले मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। तो मुझे फिर और हैरानी हुई। तो मैंने कहा अगर ये लोग पेमेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो जो कचौरी बेचने वाला वो तो अपना मोबाइल चेक नहीं कर रहा कि पैसे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला पीछे देखिए ट्रांजिस्टर लगा, अनाउंसमेंट हो रही है, 50 रुपए प्राप्त हुए, 100 रुपए प्राप्त हुए। और बोले मुंबई में जब मैंने वो एक्सपीरियंस किया और उसके अगले कई दिन शू पॉलिश करने वाले से लेकर के और छोटे छोटे वेंडर्स पे जब मैंने देखा कि लोग UPI से पेमेंट कर रहे हैं, उसने आगे कहा कि मैं दुनिया के सब देशों में गया, दुनिया के सब डेवलप्ड कंट्रीज में गया, इतनी बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन की रेवोल्यूशन मैंने भारत में देखी, मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। बड़ा अच्छा राम प्रसाद बिस्मिल जी का शेर है, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो पाकिस्तान का वो जो एक्सपर्ट है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बता रहा है अपने देश के लोगों को। तो जो एंकर है उसने उससे अगला सवाल पूछा कि यूनुस साहब आपको ऐसा तो नहीं लगा वहां जाके कि आप किसी स्टेट ऑफ फ्यूचर में हैं? उसने कहा बिल्कुल मुझे ऐसा लगा, हम पाकिस्तान में बैठ के या दुनिया के बड़े देशों में जाकर भी कल्पना नहीं कर सकते कि एक स्ट्रीट वेंडर भी UPI से पेमेंट ले रहा है। ये जो डिजिटलाइजेशन भारत में हुआ है पिछले 10 साल, अभी माननीय राज्यपाल जी इस बात का जिक्र कर रहे थे जब प्रधानमंत्री जनधन खाता खुला था।
2014 में हमारे देश में 11 करोड़ बैंक अकाउंट्स थे। पिछले 10 सालों में हमने 53 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स खोले। अगर आज स्ट्रीट वेंडर यूपीआई से पेमेंट ले रहा है तो इसलिए ले रहा है कि उसके पास बैंक अकाउंट है। और सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं है, हमने बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ दिया। जनधन, आधार और फिर मोबाइल, ये जो हमने ट्रिनिटी बनाई, जैसे हम भारत में तो त्रिदेव कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे त्रिदेव हैं। भारत ने भी डिजिटलाइजेशन में ट्रिनिटी बनाई, जन खाता, आधार और मोबाइल। और आज आप देखें इस जैम की ट्रिनिटी ने कितनी बड़ी रेवोल्यूशन की है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बार कहा था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, नीचे गरीब आदमी तक 10 पैसे पहुंचते हैं। इतनी बड़ी लीकेज है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं और देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में सब्सिडी 2000 रुपए आ जाती है विद इन ए मिनट। एक बटन दबाते हैं, गैस की सब्सिडी करोड़ों महिलाओं के खाते में आ जाती है 1 मिनट में। ये जो हमने लीकेज को रोका है, ये जो हमने एम्पावरमेंट की है, ये जो डिजिटल इंडिया की मुहिम प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की थी, ये देश की इकोनॉमी को किस प्रकार आगे लेकर के जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, हमने दुनिया में सबसे लास्ट, यानी लास्ट तो नहीं कह सकता, सबसे लेट यूपीआई बनाया, यूनिफाइड पेमेंट्स की जो इंटरफेस है। अमेरिका बना चुका था, चाइना बना चुका था, सब डेवलप्ड कंट्री अपना अपना सिस्टम बना चुके थे पेमेंट्स का। हमने 2016 में बनाया है और आज दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट ट्रांसफर का अगर सिस्टम है तो वो हमारा यूपीआई है। लास्ट ईयर दुनिया में जितनी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस हुई उसका 46% सिर्फ यूपीआई के थ्रू हुई। आप में से बहुत से लोग यूएस जाते होंगे। हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, यूएस में तो सबसे बड़ा संकट होता है कि जो कॉइन्स मिलते रहते हैं उनको कैसे संभालेंगे। भारत में वो संकट ही खत्म हो गया। इस साल जनवरी में 12 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में हुई है भारत में यूपीआई से। 12 बिलियन ट्रांजैक्शन, 18 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन एक महीने में जनवरी 2024 में हमने की है यूपीआई से। जिस देश की पूरी इकोनॉमी कैश इकोनॉमी थी, आज वो डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी पावर हाउस बन गया है। 80% इंटरनेट की हमारे पास पेनिट्रेशन हो गई, 80% फाइनेंशियल अकाउंट्स की हमने पेनिट्रेशन कर दी पिछले 10 साल में। और इसके कारण से आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा ऑनलाइन मार्केट बन गया है। 148 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है हमारा डिजिटल कॉमर्स का। और अभी एक एस्टिमेट आया कि 2020 तक 200 बिलियन डॉलर की हमारी मार्केट हो जाएगी। सिर्फ ऑनलाइन ट्रेवल की भारत की मार्केट 31 बिलियन डॉलर की है। वीडियो स्ट्रीमिंग की मार्केट 4 बिलियन डॉलर की हो गई है। अभी नया नया ऑनलाइन गेमिंग हमने शुरू किया है, 2 बिलियन डॉलर की मार्केट हो गई है भारत। तो ये जो इतनी बड़ी डिजिटल पावर भारत बन गया है, इसका इकोनॉमी के कितना बड़ा इम्पैक्ट है, इसका हम आज अंदाजा नहीं लगा सकते। जितने फिनटेक आज भारत में बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई बहुत बड़ा सेक्टर है जो देश को एम्प्लॉयमेंट देता है। जो हमारे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के सबसे बड़ा इशू क्या रहता था? उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा, उनको इन्वेस्टर नहीं मिल रहे। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा डिजिटल इन्वेस्टमेंट के चैनल्स बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। उसमें इनोवेटर भी है, उसमें इन्वेस्टर भी है। आप प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपनी इनोवेशन वहां डिस्प्ले करें, आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। आपको देश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
उन प्लेटफॉर्म पे जाकर के आपको इन्वेस्टर मिल रहे हैं, इन्वेस्टर को इनोवेटर्स मिल रहे हैं। इसीलिए नए स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भारत में बढ़ रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा नए स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो रहे हैं थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन। ये जो डिजिटल इंडिया का मिशन प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया, उसके कारण से ये हो रहा है। अभी बात की कि मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं बेसिकली किसान हूँ, गांव में पैदा हुआ, गांव के स्कूल में पढ़ा, अपने हाथ से मैंने खेती की है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हूँ, अभी भी खेती करता हूँ। सबसे ज्यादा लाभ आपको सुन के हैरानी होगी, आप सोच रहे होंगे यार ये आईटी, ये डिजिटलाइजेशन, ये पढ़े लिखे अमीर लोगों की बात है, देहात के आदमी को, किसान को इसका क्या लाभ है? आज इस देश में डिजिटलाइजेशन का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है और आगे मिलेगा तो देश के किसान को मिलेगा, देश के गांव के रहने वाले को। पिछले 6 साल में हमने अपने सारे लैंड रिकॉर्ड्स उनको हमने डिजिटलाइज कर दिया है। और लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने से क्या हुआ? आज जो पैसा किसान के खाते में आ रहा है उसमें बहुत बड़ी लीकेज थी। जैसे ही लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज हुए और उसको हमने आधार से जोड़ दिया और उसको जोड़ा, करोड़ों ऐसे फर्जी किसान जो किसान बन करके सब्सिडी ले रहे थे, किसान बन के सरकार से पैसे ले रहे थे, वो वैनिश हो गए, पैसा सीधा किसानों के पास है। अभी सरकार ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ई-नैप, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। हमारे किसान की समस्या क्या है? वो जो उगा रहा है वो देश में कहां बिकना चाहिए, कहां उसका क्या प्राइस है, उसको पता नहीं, इसलिए लोकल मार्केट में औने पौने दाम पर वो बेच देता है। तो ई-नैप शुरू हुआ, पूरे देश की मार्केट को हमने जोड़ दिया। सुबह किसान अगर उठेगा तो उसको पता है जो फसल उसने उगाई है देश की किस मार्केट में उसका क्या प्राइस है, रियल टाइम डेटा मिल रहा है उसको। और आप सोचेंगे जी कहाँ किसान, ये कहाँ ई-नैप, कौन जुड़ेगा? अभी तक 1.25 करोड़ किसान जुड़ गए, 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडर जुड़ गए और पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड ई-नैप में हुआ है। और बिलीव मी, जिस तरह से रूरल पेनिट्रेशन हो रही है, इंटरनेट एक्सेस रूरल एरियाज में जा रहा है, किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ई-नैप आने वाले 1 डेकेड में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बढ़ जाएगा एग्रीकल्चर कमोडिटीज की ट्रेड। किसान अपना सामान सीधा जहां उसको ज्यादा प्राइस है वहां बेचेगा और ट्रेडर उससे खरीदेगा। किसान को रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। उसको कितना पेस्टिसाइड चाहिए, कितना फर्टिलाइजर चाहिए, क्या क्रॉप का पैटर्न है, ये सब चीजें उसको अवेलेबल हो जाएंगी उसके घर में। उसको किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं। डिजिटल वाटर मैनेजमेंट शुरू हो गया देश में। आज हमारी बात आ रहे थे, गवर्नर साहब क्लाइमेट की बात कर रहे थे, हम पंजाब में बैठे हैं, बहुत सारे पंजाब के मेरे यंग बच्चे भी बैठे हैं। पंजाब का क्राइसिस क्या है? पंजाब के 140 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में से 108 डार्क जोन हो गए। पंजाब की बात कर रहा हूँ, लैंड ऑफ 5 रिवर्स की, जहां कहते हैं बहुत पानी है। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है वाटर रिसोर्सेज की, कैसे रुकेगी? जब हम एग्रीकल्चर में उसमें सेंसर लेकर के आएंगे। अभी मनमीत जी यहाँ थे, शायद टॉक देंगे। हम सेंसर यूज करेंगे, कितना पानी रिक्वायर्ड है, कब पानी रिक्वायर्ड है, वो सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स के साथ जोड़ देंगे। किसान को पता है उसको कितना पानी देना। आज डिजिटल ट्विन की बात हो रही है, तो किसान के खेत का डिजिटल ट्विन उसको प्रेजेंटेशन 3D दिखा देगा कि साहब ये तुम्हारा खेत है, इसमें यहाँ पेस्ट लगे हैं, सिर्फ इतने पेस्टिसाइड डालना है, जरूरत से ज्यादा पेस्टिसाइड मत डालो, अपने देश के लोगों को भी ज्यादा जहर मत खिलाओ। इतने काम हम किसानी के लिए कर पा रहे हैं और कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन से। हेल्थ के सेक्टर की मैं बात करूँ, एक नई रेवोल्यूशन हेल्थ सेक्टर में आ रही है। अभी हमने कोविड में उसको महसूस किया और उसके बाद और तेजी से बढ़ी है। टेलीमेडिसिन देश में बढ़ रही है। पीजीआई ने जब शुरू की थी, और आज अगर आप जाके देखेंगे तो पीजीआई का बहुत सारा लोड टेलीमेडिसिन से कम हो गया। एक गांव में बैठा व्यक्ति भी
अपने मर्जी के डॉक्टर से बात कर सकता है वीडियो कॉलिंग से, उससे प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है, अपने टेस्ट की रिपोर्ट उसके साथ शेयर कर सकता है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सरकार ने शुरू किया। जितना देश में हेल्थ का डाटा है, लाखों पेशेंट्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनको ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है, कौन सी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, उस सारे को डिजिटलाइज कर रहे हैं। यानी एक नया डॉक्टर जो बनेगा वो एक उसको एक्सेस है, वो देख सकेगा कि जो सिम्टम वाला पेशेंट मेरे पास आया है, देश में ऐसे कितने पेशेंट्स थे, उनको कैसे ट्रीट किया गया, कौन सी ट्रीटमेंट इफेक्टिव थी। इतनी ज्यादा प्रिसाइज डायग्नोस वो कर सकेगा और इफेक्टिव डायग्नोस कर सकेगा। ये डिजिटल हेल्थ मिशन से पॉसिबल हो जाएगा। चाहे वो टेलीमेडिसिन की बात है, चाहे वो NLP की बात है, नेचुरल लैंग्वेज के जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, डॉक्टर की लैंग्वेज और है, पेशेंट की लैंग्वेज हो, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप NLP को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को जब हम डिजिटल कर रहे हैं तो उसके कारण से आप देखिए, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि प्रिवेंटिव कैसे करना है। अभी तक तो वेरेबल डिवाइसेस आ रहे थे, अब आप अपने मोबाइल पे ऐप्स ऐसी डाउनलोड कर सकते हैं कि आपकी BP से लेकर के और आपके कई सारे हेल्थ के पैरामीटर्स वो आपको रोज ट्रैक करके बता देते हैं। डिजिटलाइजेशन से पॉसिबल है। चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं। देश में एक नई रिवॉल्यूशन एजुकेशन के सेक्टर में आ रही है। अभी हमने देश में जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया, ऐसे ही नेशनल डिजिटल एजुकेशन का आर्किटेक्ट भी शुरू किया। जितना सिलेबस है हमारा, जितनी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं देश में, उन सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है। ई-लाइब्रेरीज बन रही हैं। आपको महंगी किताबें नहीं खरीदनी है, वो आपको अवेलेबल है, आपको कोड मिल जाएगा, आप उसको खोलिए, कोई भी किताब एक्सेस करिए, कोई भी जर्नल एक्सेस करिए। आज ये डिजिटलाइजेशन का ही इफेक्ट है कि देश के जितने टॉप के ट्यूटर्स हैं वो सब YouTube पे अपने लेक्चर, अपने ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। गांव में बैठ करके भी एक बच्चा बड़े आराम से YouTube के ट्यूटोरियल से हर तरह की प्रिपरेशन कर सकता है। अभी जितना हमारा करिकुलम है, जितने यूनिवर्सिटीज के करिकुलम है, इन सब का भी डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। वन कंट्री वन करिकुलम की बात हो रही है। ये इसीलिए पॉसिबल है कि हमने अपने सारे यूनिवर्सिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने की बात की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सो एजुकेशन के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में। अभी बात आ रही थी, गवर्नर साहब बता रहे थे कि कितने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं। लेकिन अभी पिछले साल गडकरी जी ने अनाउंस किया, बड़े लोगों को हैरानी हुई कि ये क्या नई चीज आ गई। उन्होंने कहा डिजिटल हाईवे बनाएंगे। और अभी 2 एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिजिटल हाईवे पे। एक दिल्ली मुंबई हाईवे पे हो रहा है, बेंगलुरु हैदराबाद हाईवे पे हो रहा है। पूरी ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे उस हाईवे के नीचे और फ्री वाईफाई की एक्सेस उस पूरे हाईवे पे। आपको जान के हैरानी हो गई, मैं अभी 3 महीने पहले तक रेलटेल कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर था। रेलवे की हमारी कंपनी है, IT की। भारत में 7000 रेलवे स्टेशन है, 7000। उनमें से 6100 रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई की एक्सेस है हमारे पास। आप किसी गांव के रेलवे स्टेशन पर भी चले जाएं, आप ट्राइबल्स में, आप हिली एरियाज के रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आपको वहां वाईफाई मिलेगा और फ्री वाईफाई है। दुनिया में कोई देश अपने रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। और हमारा टारगेट है अगले 1 साल में भारत का हर रेलवे स्टेशन और पूरी की पूरी रेलवे का जो हमारा पैसेज है, अभी तो आपको दिक्कत आती होगी ना, सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। 1 साल बाद आप ट्रेन में बैठेंगे, आपके घर में सिग्नल आए ना आए वाईफाई का, आपकी रेल में सिग्नल रहेगा। उसका क्या लाभ होगा? बड़ी गिनती में जो डेली पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं,
बड़ी गिनती में ट्रेडर्स ट्रेवल करते हैं, बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स ट्रेवल करते हैं। वो जो रेलवे का टाइम है, उस टाइम में वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट कि रील्स देखनी है। तो ये जो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं देश में, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, बहुत सारे लोग अब दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएंगे तो 6 महीने पहले शुरू हो गया है, वहां ई पासवे बन गए हैं। आपको अपना बोर्डिंग पास नहीं दिखाना, कुछ नहीं दिखाना, आपने ऐप डाउनलोड किया है तो अपने आप आपको उसकी एक्सेस मिलती जाएगी, बस आपको उसको शो करना है। सो ये जो भारत की जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, और ये हर एक सेक्टर में है। हम डिफेंस में जाएंगे तो उसमें है, हम सिग्नलिंग में जाएंगे तो उसमें है, हम सैटेलाइट्स में जाएंगे तो उसमें है। क्लाइमेट की सर बात कर रहे थे, अभी क्लाइमेट में इतना काम हो रहा है डिजिटलाइजेशन का कि हमारे देश के फार्मर को रियल टाइम डाटा मिलेगा, कब क्रॉप शो करनी है, कब पानी लगाना है। इस सारी चीजों से देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, देश में मिलियंस ऑफ नई जॉब क्रिएट हो रही है। आज भारत अगर दुनिया का इकोनॉमी का सबसे ब्राइट स्पॉट है। आज जितनी बड़ी इकोनॉमीज आप देखेंगे, सिर्फ चाइना है जो 5% पे ग्रो कर रहा है, बाकी यूएस ले लीजिए, जापान ले लीजिए, सब 5% से कम है। भारत एक ऐसा देश है इस समय पूरी दुनिया में, बड़ी इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं, जो 7% से ज्यादा ग्रो कर रहा है और अगले 2 डेकेड्स तक ग्रो करता रहेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 सालों में जो डिजिटल रेवोल्यूशन आई, ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया, और जो प्राइम मिनिस्टर का डिजिटल इंडिया का जो मिशन है, उसमें जिस तरह से काम हुआ है, उसने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट किया है। आज आपको अपनी पसंद का खाना खाना है तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑर्डर करते हैं, आ जाते हैं। आपको कोई डॉक्यूमेंट कहीं पहुंचाना है तो आप घर बैठे भेज देते हैं। ये सारी सर्विसेज जो आपको मिल रही हैं, उबेर ओला से लेकर के स्विगी जोमेटो तक, ये सारी सर्विसेज के पीछे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बिल्ड किया वो है। और 2047 तक भारत का जो एक टारगेट है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन रखा है कि भारत डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, भारत की इकोनॉमी 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। उस बड़े एम्बिशियस टारगेट को पूरा करने का सबसे बड़ा अगर हथियार कोई है, जो सबसे बड़ा अगर कोई टूल बनेगा, तो वो डिजिटल इंडिया बनेगा। डिजिटलाइजेशन में हम जो काम कर रहे हैं वो बनेगा। और ये डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कारपोरेशन के सीईओ से लेकर के एक पान बेचने वाले तक को भी इंपावर कर रही है, गांव के किसान को भी इंपावर कर रही है। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये जो इंपावरमेंट है हमारे वीकर सेक्शंस की, इससे भारत बदलेगा, इससे भारत आगे बढ़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो यंग जनरेशन बैठी है, ये इस बढ़ते हुए भारत में अपनी कंट्रीब्यूशन करेगी। आपने यहाँ मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much for sharing your